Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the newspaper analysis of the 8th August 2020. Let's start the session. Our first news is regarding हाँ, अब ये लैंडस्लाइड आ गया था तो इसमें टी वर्कर्स की डेथ हो गई, 18 लोग मर गए। हमें याद रखना चाहिए कि किस टी स्टेट में हुआ है। तो ये हुआ है नयामक्कड़ टी स्टेट। प्लीज़ रिमेंबर द स्टेट नेम। द नयामक्कड़ टी स्टेट में ये ऐसा हादसा हो गया है जो कि कहाँ पर है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। एक चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है, ये केरला कहाँ पर है, मेनली अगर स्टेट पूछ ले तो केरला में। फिर दूसरी चीज़ में लायाम्स क्या होता है। लायाम्स होते हैं जो हाउसिंग, जो टी वर्कर्स जो हैं, जो जिस घरों में रहती हैं, तो एक लाइन में होते हैं घर, तो जो लाइन होती है जिस घर में वो होते हैं तो उसको हम बोलते हैं लायाम्स। प्लीज़ रिमेंबर, कभी कभी पूछ लेता है वाई आर लायाम्स रिलेटेड टू, तो ये है हाउसिंग लाइन्स ऑफ टी गार्डन वर्कर्स। तो हाउसिंग लाइन्स हैं जो टी गार्डन के वर्कर्स हैं उनकी, इसको बोलते हैं हम लायाम्स। बस इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, और कौन सी टी स्टेट है, तो नयामक्कड़ टी स्टेट है। और इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और हुआ था, तो मैं आपको एनडीआरएफ के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो एनडीआरएफ बना था भाई एनडीएमए एक्ट 2005, एक ही एक्ट है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है ये हमारी एनडीआरएफ। और इसमें बस और कुछ नहीं जानना है, इतना ही काफ़ी है। और ये ओनली फोर्स है इन द वर्ल्ड, ओनली फोर्स जो नेशनल डिजास्टर के लिए, मैं आपको कल भी बताया था। एनडीएमए, इसको हेड कौन करता है, इसको हेड करता है पीएम, प्लस इसमें 10 अदर और होते हैं। एक होता है हमारा स्टेट में, एसडीएमए होता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसको हेड कौन करता है, उसको सीएम हेड करता है, उसमें 10 लोग और होते हैं। एक हमारा डिस्ट्रिक्ट में होता है डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसको हेड कौन करता है, वहाँ का डीएम प्लस 7 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इन दोनों में तो 10-10 अदर मेंबर होते हैं, एनडीएमए एसडीएमए, लेकिन डीडीएमओ में कितने होते हैं, 7 होते हैं, डीएम प्लस 7। तो इसमें और कुछ नहीं जानना है, बस ये 2 चीज़ जाननी थी, मैंने आपको बता दी। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है किस गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च करी है, तो न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ने। ये क्या करेगी, 30,000 रुपये सब्सिडी देगी। जो परचेज करेंगे 2 व्हीलर, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, उनको 30,000 रुपीज़ की सब्सिडी मिलेगी। और जो कार खरीदेगा, इलेक्ट्रिक कार खरीदेगा, उसको 1.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। 1.5 लाख की सब्सिडी, 30,000 की सब्सिडी ऑटो रिक्शा को और 1.5 लाख की सब्सिडी कार को। तो न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अभी नई निकाली है। इसमें एक और जिक्र हुआ है फेम इंडिया। तो फेम इंडिया क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, फास्टर अडॉप्शन ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम इंडिया। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जल्दी हम अपने देश में ला सकें, इसलिए नई स्कीम चलाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट फेम। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। प्लीज़ रिमेंबर, ये बहुत एक्सेप्शन सा केस हो जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज का इतना नाम नहीं आता है। आप समझ लेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल, ये वो नहीं। फेम इंडिया जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवीज इंडस्ट्रीज का है। और फेम इंडिया किससे रिलेटेड है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड है। बस इतना ध्यान रखिए, शॉर्ट जितना मैं बताता हूँ बस उतना ध्यान रखिए। कहीं यहाँ सब चीज़, ये सब चीज़ नहीं लिखी होती है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ अलग से, ये काम का चीज़ है बस। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, अभी आरबीआई ने, जैसे कल मैं आपको बता रहा था, आरबीआई ने जो रेट जैसी थी उनको वैसी रख दिया। कल मैंने आपको पूरा बताया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, जिसने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जैसे पहली चल रही थी वैसे ही रखी हुई है। तो उससे आरबीआई का एक दूसरा काम क्या है, एक तो एमपीसी तो मैंने आपको बता दिया, एक होता है आरबीआई का काम इन्फ्लेशन मॉनिटरिंग। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है कहीं, मैं आपको इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट, ये देखिए यहाँ पे लिखा है। तो क्या होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट, क्या है, तो आरबीआई को क्या करना होता है कि उसको इन्फ्लेशन, जो महंगाई किस किस के बीच में रखनी होती है, उसे 4 ± 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 4 से 2 गुना ज़्यादा और 4 से 2 गुना कम, मतलब 2 से 6 के बीच में रखनी होती है उसे इन्फ्लेशन। ना 2 से कम हो इन्फ्लेशन, ना 6 से ज़्यादा हो इन्फ्लेशन। तो आरबीआई का ये मैंडेट है कि इन्फ्लेशन को उसे टारगेट करना होता है। तो आप बस ऐसे याद रख सकते हैं, या तो 4 ± 2 टारगेट है, या 2 से 6 टारगेट है। इन्फ्लेशन ना 6 से ज़्यादा हो, ना 2 से कम हो। बस इसमें ये जानना था कि इसमें आ गया था एडिटोरियल में, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ लिखा भी, आप जहाँ से पढ़ सकते हैं, 4 ± 2। तो इतना आपने जानना नहीं है, जो जानना था मैंने आपको बता दिया। आरबीआई कैसे फॉर्म हुई है, बाय आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, ये तो आपको पता ही है। सो इसमें और कुछ नहीं जानना है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, कर्नाटक कोविड-19 परचेज अंडर लेंस। तो कर्नाटक ने बहुत सारा सामान खरीदा था कोविड-19 के लिए, तो अब उसकी जितनी परचेज है उसकी चेकिंग की जा रही है। तो चेक कौन करेगा, सारी ऑडिटिंग की रिपोर्ट करेगा कैग। कल आपने अगर जाके लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा तो वेरी गुड, नहीं पढ़ा तो आज फिर पढ़ लेना। तो किस आर्टिकल में, तो मैं आपको बताई दिया, 148 में अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। री एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, री एम्प्लॉय नहीं हो सकता। और ये 3 रिपोर्ट सबमिट करता है, वही आज की मैं आपको बताता हूँ। 3 रिपोर्ट कौन कौन सी सबमिट करता था, प्रेसिडेंट को सबमिट करता था, एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, फाइनेंस अकाउंट की और पब्लिक अंडरटेकिंग्स की। मैंने आपको कल भी बताया था 3 रिपोर्ट कैग सबमिट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं पार्लियामेंट में। ऐसे होता है प्रोसीजर पूरा जो चलता है। तो इसमें एक चीज़ तो ये हो गई कैग।
फिर इसमें एक जिक्र हुआ था पब्लिक अकाउंट कमेटी का। तो अभी पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये जो मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, प्लीज रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टैटिक पोर्शन है, लक्ष्मीकांत के पार्लियामेंट में भी दे रखा है, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी बनी किस एक्ट के? सबसे पहले आई कैसे थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ना 1919, ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, इसको हम मॉन्टेगू चैम्सफोल्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, मॉन्टेगू चैम्सफोल्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले इसका जिक्र हुआ था पब्लिक अकाउंट कमेटी का। पहली चीज तो ये, इसका काम क्या होता है? जो भी कैग रिपोर्ट सबमिट करती है, कैग ये 3 रिपोर्ट सबमिट करेगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में रखेंगे, तो पार्लियामेंट में इन 3 रिपोर्ट को ये चेक करती है, एग्जामाइन करती है। एग्जामाइन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ कैग विच प्रेसिडेंट लेज बिफोर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यही मैं आपको बताऊं, पब्लिक अकाउंट कमेटी का यही काम है कि वो जो एनुअल रिपोर्ट सबमिट होती है कैग की, जो प्रेसिडेंट के द्वारा करी जाती है, उसको चेक करती है कि सही रिपोर्ट बनी है कि नहीं बनी है। ये 3 रिपोर्ट सबमिट होती हैं, तो इन तीनों को चेक करने का काम कौन करती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। इसमें दोनों के मेंबर होते हैं। पहली बात तो ये, लोकसभा के भी मेंबर होते हैं, राज्यसभा से भी मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं टोटल। टोटल 22 मेंबर, बोथ फ्रॉम लोकसभा प्लस राज्यसभा। अच्छा, इसका जो चेयरमैन होगा, 22 लोगों में से एक चेयरमैन होगा, उसको अपॉइंट कौन करेगा? चेयरमैन को तो स्पीकर अपॉइंट करता है। और जो चेयरमैन होता है वो हमेशा अपोजिशन पार्टी से होगा। मतलब अभी जैसे बीजेपी रूल कर रही है, तो अभी जो इसका चेयरमैन होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो कांग्रेस का होगा या एनी अदर अपोजिशन पार्टी का होगा। वो कभी भी जो रूलिंग पार्टी है उसका नहीं होगा। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, दोनों से होते हैं, लोकसभा से, राज्यसभा से, दोनों से मिला के 22 लोग होते हैं। अपॉइंट कौन करता है इसके चेयरमैन को? स्पीकर अपॉइंट करता है। कौन हो सकता है? तो जो अपोजिशन में से कोई होगा, जो पावर में, उससे कोई नहीं होगा। तो मैंने आपको यहाँ एक बता दिया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये मैं आपको पिछली स्लाइड में बता दिया। एसडीआरएफ में कौन होता है? सीएम हेड करता है प्लस 10 अदर मेंबर्स। इसमें ये मैंने बता दिया। अच्छा, अगर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई एडिटोरियल एस्से लिखने के लिए आता है, तो आप अगर उसमें चाहें बहुत सारी स्कीम्स लिख सकते हैं, जो अभी मतलब एग्रीकल्चर इनहेंस करने के लिए या हमारी जो गिरती हुई इकोनॉमी है उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन सी स्कीम चल रही है, तो देखिए यहाँ लिख रखी है। आप चाहे तो एक जगह नोट कर सकते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये जन आरोग्य योजना तो आपको पता है सबको क्या कहते हैं, फ्री में अगर जाएं तो इलाज हो सकता है, ये उसके लिए। ये लेकिन टर्शरी में ही होता है, मतलब जो हॉस्पिटल का इलाज इसमें संभव है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो इसमें नहीं होता। एक चीज़ तो ये जन आरोग्य योजना में। फिर दूसरा क्या? पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसमें आपको पता है 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं किसानों को। तो ये 6,000 रुपये टोटल एक साल में मिलते हैं, 3 किस्तों में मिलते हैं 2-2 हज़ार रुपये। ये तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये एमएसपी तो आपको पता है, मूल्य धन मिलता है किसी भी क्रॉप के लिए। ये देखिए, तीनों जगह आप किसी भी एस्से में तीनों का यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स फैच होंगे। और इसमें और कौन सी चीज़? यहाँ आज का क्वेश्चन ये है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? आज का क्वेश्चन ये है। कल का क्वेश्चन सबने सही बताया, जो एमएमआर है 1 लाख पे काउंट करी जाती है, 1 लाख पे। तो वेरी गुड जिन्होंने आंसर दिया था एमएमआर का, ऐसे ही आंसर देते रहिए। और जो आज का क्वेश्चन है वो ये है, प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना, इसका काम क्या है? इस जो योजना है इसका कि 24/7 बिजली देंगे हम सबको, इलेक्ट्रिसिटी और फॉर 24/7। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आज आप मेरे को इसका आंसर देंगे। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, अब ये फूड विजन 2050 प्राइस, तो सबसे पहले ये देता कौन है? फूड विजन 250 प्राइस ये देता कौन है? तो ये देता है ये फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन। प्लीज रिमेंबर द नेम। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी नहीं है, एक तो नॉन प्रॉफिट है। इसने किसको चुना है? तो वो है नांदी फाउंडेशन। इस फाउंडेशन को चुना गया है, नांदी फाउंडेशन को। किसने चुना है? रॉकफेलर फाउंडेशन ने चुना है नांदी फाउंडेशन को। तो इसको कितना प्राइस मिलेगा? इसे देखिए, $2 लाख का प्राइस मिलेगा। बहुत वेरी गुड। क्यों मिलेगा? ये फूड विजन 250 प्राइस है, 2050 प्राइस है। किस चीज के लिए नांदी फाउंडेशन को प्राइज मिल रहा है? तो वो है अराकूनॉमिक्स। अराकूनॉमिक्स। अब देखिए, अराकूनॉमिक्स 2 वर्ड से मिला, एक तो आपको पता है अराकू, दूसरा होता है इकोनॉमिक्स। इन दोनों को वर्ड को मिला के अराकूनॉमिक्स में नंदी फाउंडेशन को अवार्ड मिल रहा है। तो अराकू किस लिए फेमस है? आपको पहले ही बता चुका हूँ, टी और कॉफी के लिए फेमस है। टी और कॉफी के लिए फेमस है। इकोनॉमिक्स तो आपको पता है। तो इन्होंने क्या करा है, नंदी फाउंडेशन वालों ने, इन्होंने कुछ अच्छा प्रोडक्शन करवा दिया है, जो वहाँ के टी प्लांटेशन वर्कर्स हैं अराकू वैली के, तो उससे बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं वो लोग। तो इन दोनों को जोड़ के अराकू इकोनॉमिक्स से। तो बस आपको इतना जानना है, फूड विजन 250 प्राइस किसे मिला है? तो नांदी फाउंडेशन को मिला है। किस चीज के मिला है? अराकू इकोनॉमिक्स के लिए मिला है। कौन देता है? तो रॉकफेलर फाउंडेशन देता है। बस इसमें और कुछ नहीं जानना। इसमें एक टेक्निक का यूज हुआ है, अगर आप चाहें तो कहीं ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। देखिए, ABCDEFGH ये टेक्निक,
तो इससे आप याद भी कर सकते हैं, अगर कहीं लिखना चाहें ऐसे में तो लिख सकते हैं। अगर एक टेक्निक देखिए, ए से एग्रीकल्चर, बी से बायोलॉजी, सी से कंपोस्ट, डी से डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, ई से एंटरप्रेन्योर, एफ से एमली, डी से ग्लोबल मार्केट, हेड से हेड स्टैंड्स। तो आप चाहें किसी एस्से में ये फ्रेमवर्क लिख सकते हैं। अब मैं ये नहीं बता सकता किस एस्से में, आप हर एस्से में यूज़ कर सकते हैं। कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई एस्से है कि एग्रीकल्चर ऐसे होना चाहिए, या ग्रोथ कैसे होनी चाहिए इंडिया में, तो ग्रोथ में भी ये एक टेक्निक हम लिख सकते हैं। मतलब ये टेक्निक है, तो आप चाहें तो ये टेक्निक कहीं नोट कर सकते हैं। ABCDEFGH याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ अभी इंडिया और रशिया एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो अभी रशिया ने बहुत सारे लोगों को इनवाइट दिया। इट इज अ रिजम्पशन ऑफ बायलेटरल मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? कावाकाश 2020। पहली चीज तो आपको याद रखनी है, रशिया करवा रहा है कावाकाश 2020, ये नाम है। स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज। कैसी एक्सरसाइज है? स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज है। तो इंडिया रशिया करा रहा है, और रशिया ने और लोगों को भी इसमें बुलाया। रशिया ने किस किस को बुलाया? एक तो पाकिस्तान को भी बुलाया और चाइना को भी, तो ये लोग भी इसमें आ रहे हैं। तो ये चारों लोग मान के चलिए मिलके ये एक्सरसाइज कर रहे हैं कावाकाश 2020 रशिया में। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली इस न्यूज़ में तो ये आ जाएगा कि कावाकाश किसकी एक्सरसाइज है। तो रशिया और इंडिया मिलकर कर रहे हैं। कितने मेंबर कर रहे हैं? तो ये चार लोग तो मिलकर कर ही कर रहे हैं। ये चारों मेंबर कौन है? और भी लोगों को उसने रशिया ने इन्वाइट करा जो SCO के पार्ट हैं। SCO आपको मैं पहले बता चुका हूँ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तश्कंत में, ये तो आपको पता ही है। इसमें कितने मेंबर हैं? तो ऐसे याद रख सकते हैं इसके मेंबर को, ट्रक, पिक, ऐसे आप PIK, हाँ ये इसके मेंबर हैं। 8 मेंबर हैं SCO में, आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हैं। तजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, किर्गिस्तान। तो ट्रक पिक ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। SCO की 8 मेंबर है, मैंने आपको यहाँ बता दिया। आज का क्वेश्चन दूसरा ये है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% चांस होते हैं फॉर डिफेंस से ये सवाल आने के। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट। इंडिया और रशिया की एक आर्मी एक्सरसाइज होती है जो बायलैटरली होती है, बस यही दोनों देश मिलकर करते हैं। उसका नाम क्या है? तो बहुत ईजी है। अगर आप CAPF, CDS, NDA किसी की भी तैयारी करेंगे तो ये तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज आप मेरे को ये बताएंगे। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ अब ये तो मैंने ऐसी एक न्यूज़ लिख दी थी आप लोग भी ऐसा कर, डिजिटल डिटॉक्स फॉर स्टूडेंट एज बेल कंडीशन। तो एक स्टूडेंट को पकड़ लिया था किसी क्राइम के लिए, उसका नाम देखे क्या है? हरेंद्र त्यागी ग्वालियर के रहने वाले हैं। तो इनको अभी बेल के लिए जो वहाँ की जो हाई कोर्ट है ग्वालियर बेंच की, उसने बोला है कि आप 2 महीने तक कोई भी सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करेंगे, ये आपकी सजा है आप कोई भी 2 महीने तक सोशल मीडिया को यूज़ नहीं कर सकते, तभी आपको मेल मिलेगी। यहाँ वही चीज़ लिखी है, ही रिमूव्स हिमसेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया फॉर 2 months फॉर डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। तो आप भी चाहें तो 1-2 दिन डिजिटल डिटॉक्स करके देखिए, बहुत फ़ायदा होता है। आप ज़्यादा पढ़ाई में मन लगा पाएंगे, आपके एग्जाम के लिए फ़ायदा। वैसे भी 4 महीने बचा हुआ है, तो जितना चाहें उतना डिजिटल डिटॉक्स करें। डिजिटल डिटॉक्स पता है ना लोगों को क्या होता है? जितना हो सके FB से दूर रहें, WhatsApp से दूर रहें, इंस्टा से दूर रहें, YouTube से बस हमारी वीडियो देख लें और फिर दूर हो जाएं तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी। तो बस ये तो मैंने ऐसी लिख दी थी न्यूज़, आपको इंस्पायर करने के लिए थोड़ा सा। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ अभी श्रीलंका के इलेक्शन हुए थे, तो उसमें ये दोबारा जीत गए। कौन है ये? रूलिंग पार्टी से इन्हें इस बार 2/3 मेजोरिटी मिली है। तो दोनों भाई हैं, एक प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, एक प्रेसिडेंट बनेंगे। तो महिंदा राजपक्षा एंड गोतबा राजपक्षा। तो प्लीज रिमेंबर इट। कौन अभी श्रीलंका में जीता है? हमारा पड़ोसी नेशन है, नेबर कंट्रीज है, इसलिए हमें पता रखना पड़ेगा कौन जीता है। इन्हें 2/3 मेजोरिटी मिली है। तो ये दोनों भाई हैं वैसे तो, आप देखिए ऐसे होने चाहिए भाई, एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा, एक प्रेसिडेंट बनेगा तो वेरी गुड। तो बस आपको नाम ध्यान रखना है कौन जीता है और कौन सा किस मेजोरिटी से जीते हैं। तो 2/3 मेजोरिटी से जीते हैं, और कुछ नहीं जानना है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ लोया जिरगा टू डिसाइड ऑन प्रिजनर रिलीज बिगिंस। तो अभी अफगानिस्तान के बारे में बात हो रही है। लोया जिरगा क्या है? बस आपको ये ध्यान रखना है, लोया जिरगा क्या है? ये हाईली रेस्पेक्टेड ट्रेडिशनल कंसल्टेटिव बॉडी है अफगानिस्तान की। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, लोया जिरगा अगर आ जाता है कि रिसेंटली न्यूज इज रिलेटेड टू, तो अफगानिस्तान की एक कंसल्टेटिव बॉडी है, बस और कुछ नहीं याद रखना है, बाकी सब बेकार। कंसल्टेटिव बॉडी किसकी है? अफगानिस्तान की है। नाम क्या है? लोया जिरगा। बस हमें और कुछ नहीं जानना इसके बारे में, बकवास न्यूज़ है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ RBI ने अभी एक पैनल सेटअप करा है ताकि स्ट्रेस्ड लोन का रिजोल्यूशन हो सके, क्योंकि कोविड के नाम पे बहुत सारे जो लोन हैं वो लोग भर नहीं पा रहे हैं। तो वो लोन जो है स्ट्रेस्ड लोन्स हो गए। स्ट्रेस्ड लोन्स उसे कहते हैं जो लोग भरते नहीं है लोन, तो बैंक के ऊपर वो स्ट्रेस होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस्ड लोन। तो इसके लिए कमिटी का गठन हुआ है, एक पैनल का गठन हुआ है बाय RBI। तो प्लीज रिमेंबर, डायरेक्ट पैनल आता है एग्जाम में, नेम आता है कि ऐसे आ जाएगा स्ट्रेस्ड लोन रिजोल्यूशन पैनल,
किसने घटे, कौन है इसका चेयरमैन, तो आपको बस नाम याद रखना है के.वी. कामत। इसको हेड कौन करेगा, के.वी. कामत। प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर जब हम एग्जाम देने जाएंगे सीएपीएफ का, तो आप टेंशन मत लीजिए, उससे मैं आपको 15-20 दिन पहले आरबीआई की वेबसाइट पर सारे पैनल के नाम लिखे रहते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट पैनल या कमेटी बनी है। तो मैं मुश्किल से वो 5 या 10 लोग होते हैं, तो मैं उनको एक जगह कंपाइल करके आपको दे दूंगा, या तो टेलीग्राम में आपको दे दूंगा या कहीं दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। उनमें से 1-2 आ जाता है। तो यहाँ पे पहले ये तो न्यूज़ में आ गया, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। प्लीज रिमेंबर इट, के.वी. कामत। तो इनके क्या, किस लिए पैनल सेटअप हुआ है, फॉर स्ट्रेस्ड लोन रेजोल्यूशन। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, अब ये लेपर्ड पोचिंग होती है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। लेपर्ड तो आपको पता है ये ऐसे होते हैं, सबसे ज़्यादा पोचिंग मतलब किलिंग, सबसे ज़्यादा इनकी किलिंग होती है उत्तराखंड में, फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में। तो आप पहला क्वेश्चन तो ये हो गया लेपर्ड। फिर दूसरा ये तो आपको पता है इंडेंजर्ड एनिमल है, मैंने आज बता ही दिया, पहले भी आपसे पूछ चुका हूँ। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र हुआ है, ट्रैफिक, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एनवायरमेंट फॉलो कर रहे हैं किसी भी बुक से, तो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रैफिक इज ऑल्सो आस्क्ड इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज, इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम जान लेते हैं थोड़ा सा आपके लायक ट्रैफिक, छोटा सा जानना चाहिए आपके लिए। पता है एग्जाम में मैंने देखा आपके लिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं, इतना डिटेल्ड भी क्वेश्चंस नहीं होते कि आपसे होंगे नहीं। तो जितना आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैं बस उतना ही आपको बताता हूँ। देखिए अब ट्रैफिक क्या है, तो हमें बस इतना जानना है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, ताकि जो वाइल्ड लाइफ में ट्रेड होता है उसको मॉनिटर कर सके, और इलीगल ट्रेड हो रहा है तो उसको रोक सके। तो 2 काम है, एक तो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, कोई सरकारी काम नहीं है। ट्रैफिक जो एक एनजीओ है, ये वाइल्ड लाइफ को ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है, ताकि रोक सके अगर किसी में ट्रेड हो रहा है तो। इसे बनाया किसने है, तो बनाया है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड प्लस IUCN। IUCN तो आपको पता होगा फेमस क्यों है, क्योंकि ये लिस्ट निकालता है, रेड लिस्ट, जिसे हम बोलते हैं कि इंडेंजर्ड एनिमल है, वनरेबल एनिमल है, तो IUCN ही निकालता है। आपको इतना तो पता है ना, IUCN की रेड लिस्ट होती है। तो ट्रैफिक को किसने बताया, बनाया, तो WWF प्लस IUCN, मैंने यहाँ लिख भी दिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कैम्ब्रिज यूके में हेडक्वार्टर है। तीसरी चीज तो ये, इसका एम क्या है, बस एम याद रखिएगा, ensure that trade in wild plants and animal is not a threat to the conservation of nature। जो ट्रेड होता है वाइल्ड प्लांट्स का और एनिमल्स का, वो इतना ना हो ताकि हमारा नेचर ही खत्म हो जाए, ये इसका एम है। तो ये दोनों में डील करता है, प्लांट में भी डील करता है, एनिमल में भी डील करता है। ऐसे डील करता है कि इनका जो ट्रेड होता है वो हमारे नेचर को थ्रेट ना हो, बस इसका एम इतना सा है। यहाँ जो अभी एक्सेस, जिस वजह से पता चला है कि लेपर्ड की पोचिंग सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में हो रही है, तो उसका जो टाइटल है रिपोर्ट का, उसका नाम है स्पॉटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो स्पॉटेड, देखिए लेपर्ड पे स्पॉट होते हैं तो इसीलिए स्पॉटेड नाम है, स्पॉटेड, आप ऐसे याद रखिएगा। स्पॉटेड टाइटल दिया गया है जो अभी रिलीज हुआ है रिपोर्ट लेपर्ड के लिए। सबसे ज़्यादा कहाँ पर मरे हैं, पोचिंग होती है उत्तराखंड में होती है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ आर ओवर। सो आज का इतना ही था लेक्चर, आज ज़्यादा न्यूज़ थी नहीं, ये भी मैंने ढूंढ के बताई हैं, कभी कभी नहीं होती किसी दिन न्यूज़पेपर में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी वो रिवर्स वाली वीडियो मेरे को ध्यान है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं उनके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज के जो मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, एक तो एक्सरसाइज से पूछा, एक और पूछा है, तो दोनों का आंसर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और एक क्वेश्चन था इंडिया और रशिया की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम। और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन का भरपूर यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम उसका रिप्लाई देंगे आपको। सो थैंक यू ऑल। जितने लोग नए हैं वो यार एक सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसे मत करो यार, सब्सक्राइब करके जाया करो। सो थैंक यू ऑल गाइज, बाय बाय।